Dear students, this is English ABC and here I am with my English classes for the preparation of the upcoming intermediate examination of Bihar School Examination Board, which is going to be held in the very early part of the next year, the year 2021. 2021 के फरवरी के पहले सप्ताह में जो इंटरमीडिएट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा शेड्यूल्ड है, चाहे वो आर्ट्स की हो या साइंस की हो, उसमें अंग्रेजी विषय की तैयारी के सिलसिले में मेरा ये यूट्यूब चैनल इंग्लिश एबीसी डेडिकेटेड है। और आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हूं और हमने पिछले वीडियो में जो 25 क्वेश्चंस दिए थे पोट्री सेक्शन के, तो वो हमारा जो पहला सेट था, आज ये दूसरा सेट है और इसमें भी आपके सामने मैं 25 क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप से पेशेंसली पूरी वीडियो को देखें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और उससे पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि इसमें जो सब क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा जाएगा उसको मैंने देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अंडरस्टूड है, जिसका कि पता सबको है, तो उसकी तैयारी आप अपने लेवल पर करें। उसको आप किसी के भरोसे नहीं छोड़ें। जैसे आपके बुक में जो आपका कंटेंट्स है, आपके बुक में जो कंटेंट्स है, मतलब जो भी वर्क हैं या स्टोरी है, एस्से है, या फिर वन एक्ट प्ले है, जो कुछ भी है, या फिर पोइम है, उसके पोइट्स के नाम हैं और ऑथर के नाम हैं, उन सारे के सारे को आप अच्छी तरह याद करें। उसमें किसी भी तरह का कोई निग्लिजेंसी नहीं दिखाएं, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में तो कम से कम 8 से 10 मार्क्स उसमें है ही। साथ ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी एक मैचिंग टेस्ट है, जिसमें आपको 5 पोइट्स के नाम को मैच कराना होता है उनके पोइम्स के साथ। तो उसमें अगर आपकी एक भी गलती होती है, तो मैचिंग टेस्ट की ये खासियत है कि अगर एक गलती हुई तो कम से कम 2 गलती आप उसको मान के चलें, दूसरा गलत होना ही है। अगर एक गलत हुआ तो दूसरा गलत होना ही है। तो उस मैचिंग टेस्ट को भी पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, साथ ही आपके जो भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि ये पोइम किसके द्वारा लिखा गया है, ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें कोई निग्लिजेंसी नहीं दिखाए। और यहाँ आपके सामने मैं आपके बुक को रख रहा हूँ, उसके कंटेंट्स पर आपको एक नज़र डालने के लिए कहता हूँ। चलिए, यही आपके बुक का कंटेंट्स है और इसमें ये देखिए प्रोज सेक्शन है और इसमें जो वर्क हैं या उनके ऑथर के नाम हैं, उनको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर आप ए मैरिज प्रपोजल, जिनको लिखने वाले हैं एंटन चेखव, इन सारे को, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ सनप, मनोहर मलगांवकर से लेकर इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, पॉलस बक, ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखव। इसी तरह पोइट्री सेक्शन में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन से लेकर फायर हिमन के की दारूवाला, स्नेक, D.H. लॉरेंस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। इन सब को याद कर लें, इसलिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में तो ये 10 मार्क्स देगा ही देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी यह आपको 5 मार्क्स देगा। और सबसे आसान टॉपिक है कि जो एक साथ 5 मार्क्स देता है, और कोई टॉपिक एक साथ आपको 5 मार्क्स नहीं दे सकता है। मैचिंग टेस्ट में इनसे आपको 5 पोइट्स का नाम रहेगा और फिर उनके पोइम्स का नाम उल्टा सीधा करके लिखा हुआ रहेगा और उससे आपको मैच करना है। तो आप अगर सही मैच करा दिए तो 5 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव से भी यह समझिए कि 5 टाइम्स बेटर है। तो आपको इसकी तैयारी अच्छी तरह करनी है, कोई निग्लिजेंसी नहीं दिखानी है, कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी के भरोसे इसको नहीं छोड़ना है। और अगर आपका एक मिस्टेक होगा तो दूसरा भी मिस्टेक इसमें होना ही है। इन सब चीज़ों को आप किसी के भरोसे नहीं छोड़ें, कोई निग्लिजेंसी नहीं दिखाएं और अच्छी तरह इसको कंप्लीट कर लें। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एबीसी को सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी इंस्पायर्ड हो सकें। तो चलिए, इस सेट के पहले क्वेश्चंस के साथ हम आ रहे हैं। चलिए, इस सेट का यह पहला क्वेश्चन है। चूँकि हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस तक पहले सेट में कर लिया था, तो यह जो हमारा दूसरा सेट है, इसका पहला क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ब्रेक हिम ऑफ और फिनिश हिम ऑफ। इसका क्या मतलब होता है कि ब्रेक हिम ऑफ और फिनिश हिम ऑफ। ये दो जो फ्रेज़ हैं वो आपके किस चैप्टर से हैं? स्नेक चैप्टर से हैं। तो चलिए देख लेते हैं उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है टू वेलकम हिम,
उसका स्वागत करना। ऑप्शन बी टू गिव हिम ए रेस्ट, उसको एक मतलब आराम देना। ऑप्शन सी है टू टीच हिम ए लेसन, उसको पाठ पढ़ाना या सबक सिखाना। और ऑप्शन डी टू किल हिम। तो ये आपके स्नेक चैप्टर का है। और स्नेक उसमें क्या है कि कवि के दिमाग में यह बात आती है, पोइट के दिमाग में यह बात आती है कि अंत में जब वो सांप पानी पीकर जाने लगता है तब यह विचार आ जाता है कि नहीं नहीं, यह विषैला सांप है और इसको मार देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है टू किल हिम ऑफ। यानी ये जो दो फ्रेज हैं, ब्रेक हिम ऑफ और फिनिश हिम ऑफ, इसका क्या मतलब है? टू किल हिम, सांप को मारने का विचार, टू किल हिम। क्वेश्चन नंबर 27, हु रीच्ड वाटर ट्रफ फर्स्ट? वाटर ट्रफ पर यानी जल कुंड पर पहले कौन पहुंचा? ऑप्शन ए है द स्नेक, बी द पोइट, सी मैकेबेटी, डी द ग्रैंड मदर। तो करेक्ट आंसर है द स्नेक। करेक्ट आंसर द स्नेक। वाटर ट्रफ पर कौन पहले पहुंचा? स्नेक। पोइट से पहले कौन पहुंचा हुआ था? द स्नेक। स्नेक पहुंचा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? नोबेल प्राइज लिटरेचर में कौन शॉर्ट लिस्ट किया गया था या किसे शॉर्ट लिस्ट किया गया था लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए? ऑप्शन ए है कमला दास, बी के दारूवाला, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी मनोहर मालगांवकर। और करेक्ट आंसर क्या है? हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी एक तरह आज स्टार्ट में भी और पहले सेट में भी, कि कमला दास को नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, कमला दास वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड मूव अमॉन्ग बुक्स इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस? माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता में किताबों के बीच में किस चीज़ के रेंगने की बात होती है? ऑप्शन है ए रैट्स, बी मोल्स, सी स्नेक्स, डी इंसेक्ट्स। करेक्ट आंसर है आपका स्नेक्स। स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स। उस समय वो बहुत ही छोटी थी, जो हमारी पोइट हैं कमला दास जी, और उनके लिए किताबों में एक तरह से सांप लौटने वाली चीज़ हुआ करती थी, किताबों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। करेक्ट आंसर है स्नेक्स। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज? पुलिट्जर प्राइज किसने जीता? ऑप्शन ए है वाल्ट विटमैन, बी W.H. ऑडेन, सी T.S. इलियट, डी वाल्टर डिला मेयर। और करेक्ट आंसर है बी W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन ने पुलिट्जर प्राइज जीता था। नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड डैश विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट? क्वीन एलिजाबेथ II ने किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए वाल्टर डिला मेयर, बी T.S. इलियट, सी के दारूवाला, डी वाल्ट विटमैन। और करेक्ट आंसर है वाल्टर डिला मेयर, ऑप्शन ए, जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ II जो कि इंग्लैंड की रानी थी, उन्होंने उन्हें सम्मानित किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से। और ये साल था 1953 का, जब इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से, जो कि इंग्लैंड का एक सर्वोच्च सम्मान है, उससे इन्हें सम्मानित किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से। क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ इनमें से किसे मिला था? ए ऑप्शन जॉन किट्स, बी रूपर्ट ब्रुक, सी T.S. इलियट, डी विलियम शेक्सपियर। तो लिटरेचर के लिए इनमें से नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? बाकी तीन लोगों को नहीं मिला था। तो करेक्ट आंसर है T.S. इलियट। इनमें T.S. इलियट ही ऐसे थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। विलियम शेक्सपियर क्या है? T.S. इलियट। 33, बिसाइड्स इंग्लिश कमला दास हैज़ ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन डैश लिटरेचर? हिंदी में आप यूँ समझ लें कि अंग्रेजी के अलावे कमला दास का किस और एक साहित्य में सम्मानित स्थान था, रिस्पेक्टेबल प्लेस था? और आपके सामने ऑप्शन है तमिल, बी मलयालम, सी हिंदी, डी उर्दू। और करेक्ट आंसर है इसका मलयालम। मलयालम में कमला दास का एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन था। पता होगा आपको कि मलयालम केरला का लैंग्वेज है। तो बिसाइड्स इंग्लिश कमला दास हैज़ ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन मलयालम लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 34, मंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर? ये है कि मतलब आपसे पूछा जा रहा है मंगोजेरी और ग्रिडल बोन
क्या हैं? ऑप्शन ए है कैट्स, बी डॉग्स, सी स्नेक्स, डी मंकीज। और करेक्ट आंसर है कैट्स। आप मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट के एकदम लास्ट में देखें, उनमें इन दोनों बिल्लियों का नाम आया है, मंगूजेरी और गिडलबोन। ये भी दोनों बड़ी ही नोटोरियस बिल्लियाँ थीं, लेकिन मैकाबिटी मिस्ट्री कैट के लिए सिर्फ एजेंट ही हो सकती थी। बॉस ओवरऑल नंबर 1 कौन थी? मैकाबिटी। तो मंगूजेरी और गिडलबोन भी क्या थी? मैकाबिटी की तरह वो भी कैट्स थी। करेक्ट आंसर कैट्स। क्वेश्चन नंबर 35, मंगूजेरी एंड गिडलबोन आर नथिंग मोर देन डैश ऑफ मैकाबिटी। मंगूजेरी और गिडलबोन कुछ भी नहीं थी इसके अलावे, मैकाबिटी के लिए किस चीज़ के अलावे कुछ भी नहीं थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए जूनियर्स, बी असिस्टेंट्स, सी एजेंट्स, डी हेल्पर्स। तो मंगूजेरी और गिडलबोन मैकाबिटी के लिए क्या थी? मैकाबिटी तो बॉस थी, उसकी जूनियर थी ऑप्शन, या फिर असिस्टेंट थी, या एजेंट्स थी, या हेल्पर्स थी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एजेंट्स। एजेंट्स के ही रूप में चर्चा की गई है हमारे पोइट टी.एस. इलियट साहब के द्वारा। किसको? मंगूजेरी और गिडलबोन को। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किस पोइम से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, यही है सवाल। ऑप्शन ए है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, सी स्नेक, डी मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। और इसमें इस सेंटेंस लाइन को अगर आप देखें तो इसमें ये लाइन जो स्टार्ट होता है स्नेक्स से स्टार्ट होता है, और स्नेक्स को देखते अगर ठीक से स्टूडेंट ने स्टडी नहीं किया है तो स्नेक को देखते ही एकाएक दिमाग में यह बात आएगी कि स्नेक चैप्टर से, चूँकि आपको स्नेक भी पढ़ना है, एक पोइम स्नेक भी है जो कि काफ़ी फेमस पोइट के द्वारा लिखा गया है, तो आपके दिमाग में एकाएक यह बात आएगी कि ये स्नेक से ली गई है। लेकिन नहीं, ये अभी हमने कुछ देर पहले भी चर्चा की थी स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स वाली बात, तो वो किससे ली गई है? कमला दास जी का जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस है उससे मतलब लिया गया है ये लाइन। और इसमें स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं और स्नेक में टिक मारते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसमें ये लाइन है स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक I was then too young to read. Question number 37. He sways his head from side to side with movement like a snake is taken from. ये जो लाइन है जिसमें लिखा हुआ है he sways his head from side to side with movement like a snake, इसमें भी वर्ड स्नेक है। और किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन है ए नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, सी स्नेक, डी मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। और आपको इसमें यह बताना है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। और करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का स्नेक। देखकर आप यहाँ भी अगर गेस करते हैं कि यह स्नेक पोइम्स का लाइन है तो आपकी गलती है, ये मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट से लिया हुआ लाइन है। करेक्ट आंसर है मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक, सांप की तरह वह अपने सर को इधर उधर घुमा रही है। किसके बारे में कहा गया है? उसी मैकाबिटी बिल्ली के बारे में कहा गया है। आप इसमें भी कन्फ्यूज़न में नहीं पड़े, स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में पढ़ते हैं और जैसे ये लाइन सामने आती है तो दिमाग में आता है कि स्नेक वर्ड है यहाँ और ये स्नेक चैप्टर से लिया गया है, लेकिन नहीं, ये मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट का लाइन है। क्वेश्चन नंबर 38, एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीन इनटू द एयर इज टेकन फ्रॉम। और यह लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन ए है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, सी स्नेक, डी मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। और यह जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है? करेक्ट आंसर है स्नेक, ऑप्शन सी, स्नेक चैप्टर से लिया गया है। और सांप के बारे में कह रहे हैं कि वो एकदम ईश्वर की तरह ही निर्विकार भाव से चारों तरफ पानी पीकर वो सांप देखता है। तो एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड एंड सीइंग इनटू द एयर, मतलब किस चैप्टर से है? स्नेक से। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, व्हेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए व्हेयर आर दे इज टेकन फ्रॉम, ओड टू ऑटमन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटैफ, डी फॉर हिमन। और इसमें क्या है कि सॉन्ग्स
ऑफ माई सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में पूछा है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। और सॉन्ग को देखकर आप ये ना समझ लें कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, ये किस चैप्टर से लिया गया है। ये जो है लाइन, ये पोएम ओड टू ऑटोमन से लिया गया है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासिस, हाउएवर रेयर इट बी, इज टेकन फ्रॉम। सुंदरता चाहे लाख लाख मतलब रेयर हो, अनुपम हो, इसको एक दिन मिट जाना पड़ता है, ये एक दिन समाप्त हो जाती है। ये किस चैप्टर से लिया गया है। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासिस, हाउएवर रेयर इट बी, इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए है एन एपिटैफ, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डी फायर हिमन। और करेक्ट आंसर इसका क्या है, एन एपिटैफ। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासिस, हाउएवर रेयर इट बी, इज टेकन फ्रॉम एन एपिटैफ। करेक्ट आंसर क्या है, एन एपिटैफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, हुज कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज लिव्स ऑफ ग्रास। किसका ये कविता संग्रह है। लिव्स ऑफ ग्रास किसकी कविता संग्रह है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपके सामने है जॉन डन, बी वाल्ट व्हिटमैन, सी टी.एस. एलियट, डी जॉन किट्स। और करेक्ट आंसर इसका वी वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन का कलेक्शन ऑफ पोएम्स है लिव्स ऑफ ग्रास। क्वेश्चन नंबर 42, हु रोट लेडी चैटरलीज लवर। लेडीज चैटरलीज लवर को किसने लिखा। ऑप्शन आपके सामने ए है डी.एच. लॉरेंस, बी के अंदारवाला, सी टी.एस. एलियट, डी कमला दास। और करेक्ट आंसर है डी.एच. लॉरेंस। लेडीज चैटरलीज लवर को किसने लिखा है, तो डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। नंबर 43, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज रिटेन बाय। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है उसके रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन। ऑप्शन ए है डी.एच. लॉरेंस, बी के अंदारूवाला, सी टी.एस. एलियट, डी कमला दास। और करेक्ट आंसर है इसका के एन दारूवाला। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स के जो राइटर हैं वो कौन है, के एन दारूवाला। नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, जो एक दूसरे की स्मृति को हमेशा याद रखते हैं वो कभी भी जुदा नहीं होते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग यही है। यह किस पोइम से लिया गया है। ऑप्शन ए है आपके सामने माई ग्रैंड मदर्स हाउस, बी में है स्नेक, सी फायर हिमन, डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और करेक्ट आंसर इसका क्या है, डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो लाइन है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, it is taken from sweetest love I do not go. Question number 45, how old is the poet in the poem Song of Myself। Song of Myself में जो कवि हैं वो कितने साल के हैं, किस चीज़ का वो जिक्र करते हैं। ऑप्शन ए है 26, बी 27, सी 37, डी 47। और करेक्ट आंसर है सी 37। 37 साल के हैं पोइट। क्वेश्चन नंबर 46, हु वॉन द पुलित्जर प्राइज। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से आप इसको देख लें। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज, या हो सकता है इसकी पहले भी चर्चा हुई हो। ए रूपर्ट ब्रूक, बी जॉन किट्स, सी W.H. ऑडेन, डी वाल्टर डिला मेयर। और करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन ने पुलित्जर प्राइज जीता था। क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1948। 1948 में किसे नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन ए है टी.एस. एलियट, बी डी.एच. लॉरेंस, सी W.H. ऑडेन, डी रूपर्ट ब्रूक। टी.एस. एलियट को 1948 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, टी.एस. एलियट। और पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने देखा था वो पुलित्जर प्राइज, वो भी 1948 में ही मिला था W.H. ऑडेन को। क्वेश्चन नंबर 48, हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में किसे मिला था। ऑप्शन ए है के एन दारूवाला, बी कमला दास, सी मार्टिन
मनोहर मालगांवकर, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो किन्हें मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में? करेक्ट आंसर है KKN दारूवाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। T.S. Eliot left the USA and permanently settled in England, and W.H. Auden left England and eventually settled in। मतलब हिंदी में यह समझ लें कि T.S. Eliot ने USA को छोड़ा, अमेरिका को छोड़ा और परमानेंटली सेटल हो गए इंग्लैंड में जाकर, और W.H. Auden ने इंग्लैंड को छोड़ा और अंततः वो सेटल हो गए कहाँ जाकर? तो यही आपको बताना है कि कहाँ जाकर सेटल हो गए। ऑप्शन है आपके सामने, ए द USA, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया, डी फ्रांस। और यह जान लें आप कि T.S. Eliot जो USA को छोड़े वो कहाँ जाकर, इंग्लैंड जाकर सेटल हो गए। ठीक इसी तरह W.H. Auden इंग्लैंड को छोड़े, और इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है, ये इंग्लैंड को छोड़े और USA में जाके सेटल हो गए, वाइस वर्सा है। मतलब इलियट साहब ने USA को छोड़ा और इंग्लैंड में जाकर बस गए, और W.H. Auden साहब इंग्लैंड को छोड़ा और USA में जाके बस गए, यही बात है। हाँ, एक बात और है दोनों के बीच कि जब T.S. Eliot साहब 1948 में नोबेल प्राइज़ जीत रहे थे, तो ठीक उसी साल यानी 1948 में ही W.H. Auden पुलित्ज़र प्राइज़ जीते थे। तो यह भी सिमिलरिटी है, इस तरह भी आप याद रखें। तो यही था इसका करेक्ट आंसर, द USA, जहाँ की वो W.H. Auden जाकर सेटल हो गए। तो 2-3 फैक्ट की चर्चा इसमें हुई, आप इसको याद रखेंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हु डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसे नहीं मिला? किसने लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं जीता? ऑप्शन है आपके सामने, T.S. Eliot, बी पर्लेस बक, सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डी बर्ट्रैंड रसल। और मैं आपको बतला दूं आंसर पर जाने से पहले कि इन चारों ही पर्सनैलिटी ने, T.S. Eliot, पर्लेस बक, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बर्ट्रैंड रसल, ये चारों ही पर्सनैलिटीज़ ने नोबेल प्राइज़ जीता है। लेकिन इनमें से जो 3 हैं, T.S. Eliot, पर्लेस बक और बर्ट्रैंड रसल, इन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। इन्हें नोबेल प्राइज़ जो 1964 में मिला था वो पीस के लिए मिला था, शांति के लिए मिला था। तो ये सबसे अलग है, इनके साथ खास बात है। और यही था हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हमने बताया कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ तो जीता, लेकिन लिटरेचर के लिए नहीं जीतकर पीस के लिए जीता। बाद बाकी सब लोगों ने लिटरेचर के लिए जीता था। चलिए, हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया है और होप करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हमने जिस तरह से ब्रीफ करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगा, और एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसको बढ़िया से टैकल कर सकें, और पोइट्री सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। इसी तरह के और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने के लिए, चाहे वो ग्रामर पार्ट से हो या फिर आपके टेक्स्ट से हो, ख़ास करके प्रोज पार्ट से, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि और आपके फ्रेंड भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब करें।